ब्रीफली देखेंगे बैंक पैसा कैसे बनाते हैं। डिपॉजिटर्स बैंक में पैसा जमा करते हैं, बदले में बैंक डिपॉजिटर्स को कुछ इंटरेस्ट देता है। डिपॉजिटर से लिया हुआ पैसा बैंक लोन में बोरोर्स को देता है, बदले में बैंक उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखते हैं। बैंक एबीसी डिपॉजिटर्स को 6% इंटरेस्ट दे रहा है और लोन में बोरोर से 10% ले रहा है। इस केस में बैंक का प्रॉफिट हुआ 4%। अगर ऐसा चलता रहे तो सब ठीक है। प्रॉब्लम कहां आती है? जब बोरोर डिफॉल्ट करता है या बोरोर को एनपीए क्लासिफाई किया जाता है, तब बैंक क्या करेगा? जब बोरोर पैसा नहीं लौटा रहा है तो बैंक के पास क्या पावर्स है? बैंक कहां जाएगा? बैंक कोर्ट में जाएगा। क्या ऑल्टरनेट्स है उसके पास? क्या ऑप्शंस हैं? वो हम सरफेसी में देखेंगे। सरफेसी एक्ट 2002 एक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है, बेसिकली टू स्ट्रेंथन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सरफेसी एक्ट 2002 बैंक्स को पावर देती है अपना पैसा वसूलने के लिए उन बोरोवर से जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है या जो एनपीए क्लासिफाई कर दिए गए हैं। बैंक्स जब भी लेंडिंग करते हैं, जब भी लोन देते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बोरोवर मे डिफॉल्ट इन फ्यूचर। पहले जब बोरोवर्स डिफॉल्ट करते थे तो बैंक्स कोर्ट में जाते थे। कोर्ट्स में केस लंबे समय तक चलते रहते थे। इसकी वजह से बैंक का जो पैसा है वो लंबे समय तक ब्लॉक रहता था। तो जो ब्लॉक्ड पैसा है, बैंक को उस पर कोई इनकम नहीं आएगी। इसकी वजह से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी वैसा रहेगा। तो सरफेसी एक्ट 2002 बैंक्स को पावर देती है कि अपना पैसा रिकवर कर सके विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी कोर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर जब भी कोई बोरोवर बैंक में लोन लेने जाएगा, उसके बदले कोई सिक्योरिटी को गिरवी रखेगा। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक उस गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेगा और अपने पैसे वसूल लेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोर्ट की कोई इंटरवेंशन नहीं है। बैंक्स के पास फुल पावर्स हैं अपने पैसे वसूलने के लिए। तो सरफेसी एक्ट लाया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हम कमेटी एंड अंधे अर्जुना कमेटी रिपोर्ट। सरफेसी एक्ट में कुछ कंसेप्ट है जिनको हम ब्रीफली समझेंगे और उनके बाद हम सरफेसी एक्ट 2002 डिटेल में देखेंगे। बैंक का प्राइमरी फंक्शन लैंडिंग होता है और लैंडिंग के लिए बैंक के पास कैश होना चाहिए। कैश को हम लिक्विड एसेट भी बोलते हैं या शॉर्ट टर्म एसेट भी बोलते हैं। हाउएवर बैंक जो लोन देता है वो मोस्टली लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। उनकी अवधि 10 से 20 या 30 साल तक होती है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन्स जिनकी अवधि 30 साल तक होती है। सो इस केस में क्या होता है, बैंक को बोरोवर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देते हैं। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आते हैं, बैंक उन इंस्टॉलमेंट्स के पैसों से नए लोन फाइनेंस करता है। बट अगर बैंक को और लैंडिंग करनी है, लार्ज स्केल पे लैंडिंग करनी है, तो बैंक के पास कैश कहां से आएगा? बैंक कैपिटल कहां से लाएगा? तो सिक्योरिटाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे बैंक अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स या इनलिक्विड एसेट्स को कैश में बदलता है और लैंडिंग करता है। प्रोसेस समझते हैं। बैंक एबीसी है, वो अपने अलग अलग लोन को पूल करेगा। फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन को एक बैग में डालेगा, इंडस्ट्रियल लोन को एक बैग में डालेगा और ये बैग्स एआरसी को बेचेगा और एआरसी से कैश ले लेगा। अब एआरसी ये फ्री में तो करेगी नहीं, ये सर्विसेज फ्री में तो देगी नहीं, तो एआरसी क्या करेगी? ये हाउसिंग लोन या कोई इंडस्ट्रियल लोन बुक को डिस्काउंटेड वैल्यू पे खरीदेगी। फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन बुक है 100 रुपए की, तो एआरसी उसको 90 रुपए में खरीद लेगी। तो जो 10 रुपए है वो एआरसी का प्रॉफिट। ये हो गया एक पार्ट। अब एआरसी ये पैसा कहां से लाएगी लोन बुक खरीदने के लिए? एआरसी जब बैंक से लोन बुक खरीदती है तो उस लोन बुक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिन पार्ट्स को कहते हैं सिक्योरिटीज। और एआरसी इन सिक्योरिटीज को मार्केट में इन्वेस्टर्स को बेचती है। उन इन्वेस्टर्स को कहते हैं क्वालिफाइड बायर्स। क्वालिफाइड बायर्स वो इन्वेस्टर्स हैं, वो मोस्टली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है। फॉर एग्जांपल एलआईसी या म्यूचुअल फंड्स। तो इससे वो पैसा इकट्ठा करते हैं। अब इन्वेस्टर्स को एआरसी पैसा कैसे देती है? जैसे जैसे ओरिजिनल बोरोवर अपनी इंस्टॉलमेंट्स देगा, वैसे वैसे एआरसी
जो इंस्टॉलमेंट्स के पैसे हैं वो प्रो राटा बेसिस पे इन्वेस्टर्स में बांटेगा। सो दिस इज हाउ सिक्योरिटाइजेशन वर्क्स। सिक्योरिटाइजेशन ब्रीफ में बैंक को हेल्प करती है फाइनेंसिंग के लिए, बैंक के इलिक्विड एसेट लिक्विड एसेट्स में बदलती है और बैंक की लैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। जब भी बैंक कोई लोन देता है उसके बदले कोई सिक्योरिटी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को घर खरीदना है, वो बैंक में जाएगा, हाउसिंग लोन अप्लाई करेगा, बैंक उसको हाउसिंग लोन देगा, पर बदले में उसका घर अपने पास गिरवी रखेगा कि भविष्य में अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो वो उसके घर को बेच के अपना पैसा वसूल सके। सो सिक्योरिटी इंटरेस्ट वो हक है, वो लीगल राइट है जो बोरोवर अपने लेंडर को देता है कि भविष्य में अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो लेंडर उसको बेच के, उसकी प्रॉपर्टी या उसकी सिक्योरिटी को बेच के अपना पैसा वसूल सके। दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। दूसरा, सिक्योरिटी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जिसके तहत बोरोवर अपने लेंडर को वो हक देता है कि वो अपनी मेरी प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक बेच सकता है और अपने पैसे वसूल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब जब बोरोवर डिफॉल्ट करेगा और बैंक उसको एनपीए क्लासिफाई करेगा तो लेंडर के पास एक ही ऑप्शन है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करे और पैसा वसूले। जब सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दैट मीन्स प्रॉपर्टी को इन्फोर्स करना या उसको ऑक्शन करना, दैट इज कॉल्ड एज इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये हम सरफेसी पे डिटेल देखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। ये हम डिटेल में देखेंगे। सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत लाया गया। ये एक डेटाबेस है जिसमें हर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी जो कि रिलेटेड है सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सरसाई को समझने से पहले इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, इससे हमें सरसाई की पिक्चर पूरी क्लियर होगी। ये क्यों लाया गया और क्यों इसकी जरूरत थी। सरसाई लाया गया बिकॉज ऑफ फ्लॉज एसोसिएटेड विद इक्विटेबल मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब कोई बोरोवर बैंक में जाएगा, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखेगा और बैंक से कर्जा लेगा। दैट इज कॉल्ड एज मॉर्गेज। और इक्विटेबल मॉर्गेज वो हो गया जिसमें बोरोवर अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के कागज बैंक के पास गिरवी रखेगा और उसके बदले बैंक से लोन लेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात वो समझने की है कि इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में जब बोरोवर लोन लेता है, ये दो ही पार्टीज इस चीज को जानती है, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लैंड किया है और जिस बोरोवर ने लोन लिया है। इसी पॉइंट को बोरोवर्स एक्सप्लॉइट करते थे और ये मल्टीपल केसेस में देखा गया है कि बोरोवर अपनी टाइटल डीड्स या जो अपनी प्रॉपर्टी के कागज हैं उनको फोर्ज करते थे, उनकी डुप्लीकेट कॉपीज बनाते थे और मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से लैंडिंग या फाइनेंसिंग लेते थे। बोरोवर क्या करता था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता था, अपनी ओरिजिनल टाइटल डीड्स देता था, उससे लोन लेता था। दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाता था, उसको डुप्लीकेट कॉपीज देता था, उससे लोन लेता था। ये फ्रॉड तब समझ आता था जब बोरोवर डिफॉल्ट करता था। इसलिए ये सोचा गया कि एक ऐसा रजिस्टर बनाए, ऐसा डेटाबेस बनाए कि जिसमें इन ट्रांजैक्शन या जब भी बैंक किसी बोरोवर को लोन देगा तो उस ट्रांजैक्शन को उस रजिस्टर में या उस डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाए। जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देगा और अपना इस ट्रांजैक्शन को सरसाई में रजिस्टर करेगा, इट इज लाइक ए पब्लिक ऑर्डर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये अनाउंस करेगा कि मैंने इस पर्टिकुलर बोरोवर को उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे इतना पैसा इस डेट को लैंड किया, ताकि कल को कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास वो बोरोवर जाता है लोन लेने के लिए तो पहले वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरसाई में सर्च करेगा वेदर जो प्रॉपर्टी बोरोवर दे रहा है उस पर कोई चार्ज, किसी बैंक का चार्ज तो नहीं है, या किसी बैंक ने उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी बोरोवर को लोन तो नहीं दिया है। अगर सरसाई पे कोई ऐसा चार्ज नहीं मिलता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको लोन देगा। अगर उस पर ऑलरेडी चार्ज है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको लोन नहीं देगा। 3 टेक्निकल टर्म्स एसोसिएटेड है सरसाई के साथ: क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। क्रिएशन से मतलब है जब लैंडर बोरोवर को लोन देगा तो ये ट्रांजैक्शन सरसाई पे रजिस्टर करेगा। सेकंड, मॉडिफिकेशन, अगर कुछ समय बाद बोरोवर चाहता है कि लोन की राशि बढ़ाई जाए या लोन की राशि कम की जाए तो वैसे ही
लेंडर लोन की राशि कम करेगा या बढ़ाएगा और सरसाई में अकॉर्डिंगली अपडेट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। थर्ड, सेटिस्फैक्शन। जब बोरोवर जो बैंक से लिया हुआ पैसा है वो लौटाता है और अकाउंट क्लोज करता है, दैट इज, तो अकॉर्डिंगली लेंडर सरसाई पे एंट्री डालेगा कि उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, दैट हैज बीन सेटिस्फाइड एंड बोरोवर हैज पेड द मनी। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई लेंडर किसी बोरोवर को लोन दे रहा है और सरसाई पे उसने उस ट्रांजैक्शन को रजिस्टर नहीं किया है, तो वो लेंडर अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता। आसान भाषा में, अगर कल को बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो कोई भी लेंडर अपना क्लेम किसी भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपना क्लेम इन्फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सरसाई पे वो ट्रांजैक्शन रजिस्टर नहीं किया। अब जब भी बैंक लैंडिंग करता है, हर कोई ट्रांजैक्शन रजिस्टर की जाती है, जो कि फिक्स्ड एसेट में हो सकती है, मूवेबल एसेट में हो सकती है, इंटेंजिबल एसेट में हो सकती है, टेंजिबल एसेट में हो सकती है। अगर कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का कोई क्लेम है किसी प्रॉपर्टी पे, वो भी सरसाई पे रजिस्टर करना है। अगर कोई कोर्ट अटैचमेंट ऑर्डर देता है, वो भी सरसाई पे रजिस्टर करना है। कोई टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि टैक्स ड्यूज पेंडिंग है, जो बोरोवर ने अभी तक भरे नहीं है, तो वो अटैचमेंट ऑर्डर भी सरसाई पे रजिस्टर करना है। तो सरसाई एक ब्रॉड बेस्ड डेटाबेस बन चुका है, जिसपे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी पे कितने क्लेम है, किसके क्लेम है। एक लास्ट पॉइंट है, सरसाई में कोई भी क्रेडिटर अपना क्लेम रजिस्टर कर सकता है, बट सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैन एनफोर्स देयर क्लेम अगेंस्ट द बोरोवर। हमने पहले भी देखा, जब भी कोई लेंडर डिफॉल्टर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता था अपने पैसे वसूलने के लिए, अपने पैसे की रिकवरी के लिए, तो वो केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते थे। सिविल कोर्ट्स में केसेस बहुत लंबे समय तक चलते थे। एज ए रिजल्ट बैंक का पैसा जो है वो अननेसेसरीली, अनप्रोडक्टिवली ब्लॉक रहता था और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी असर आता था। कोर्ट्स में लंबे समय तक केस इसलिए चलते हैं क्योंकि इंडियन जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। ये नेचुरल है भारत जैसे देश में, जहाँ पे कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, कई प्रकार की जातियां हैं, बहुत इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं और वो डिस्प्यूट्स कोर्ट में ही सॉल्व होते हैं। तो इंडियन जुडिशरी को इस बर्डन से रिलीव करने के लिए डीआरटीज बनाए गए और डीआरएटीज बनाए गए। डीआरटी से मतलब है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल और डीआरटी से डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनको बनाया गया रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम कहते हैं रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीआरटीज या डीआरएटीज सरफेसी एक्ट में नहीं बल्कि इस एक्ट में बनाया गया। तो डीआरटीज कोर्ट की तरह फंक्शन करते हैं, ऑल्दो कोर्ट नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज, बट इनका जो डिसीजन होता है दैट इज एज गुड एज सिविल कोर्ट, डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं, मतलब अब जो डिस्प्यूट्स होंगे सरफेसी के अंदर वो कोर्ट्स की बजाय डीआरटीज में सुलझाए जाएंगे। दैट इज कोर्ट का ऑल्टरनेट है डीआरटी। ये स्पीडी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सरफेसी के अंदर एक फिक्स टाइम फ्रेम है जिसके अंदर इनको अपना डिसीजन देना है। टेक्निकल नॉलेज, डीआरटीज का जो स्टाफ है उनको टेक्निकल नॉलेज होती है बैंकिंग की, और इसकी वजह से वो एक सिचुएशन को अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं और उस पर सुटेबल जजमेंट दे सकते हैं। ये इश्यू स्पेसिफिक होते हैं। जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, हर एक इश्यू के लिए डिफरेंट ट्राइब्यूनल बनाया जाता है, डिफरेंट इश्यूज के लिए डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स होते हैं। हमारे केस में डीआरटी है। ये जो डीआरटी है, इट विल डिसाइड, इट विल एडजुडिकेट ऑन डेट रिकवरी केसेस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि हम जानते हैं सरफेसी एक्ट 2002 बैंक्स को पावर देता है अपने पैसे वसूलने के लिए। तो डीआरटीज को ये देखना है कि वेदर जो उनको पावर दी गई है वो फ्री एंड फेयर मैनर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं। डीआरटी है, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी बंदा डीआरटी के फैसले से खुश नहीं है या उसको लगता है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने गलत फैसला दिया है, तो अपनी अपील डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में डाल सकता है। तो ये रहा डीआरटी और डीआरएटी। आगे हम सरफेसी में डिटेल देखेंगे डीआरटी कैसे पिक्चर में आता है। चलिए अब सरफेसी एक्ट 2002 डिटेल में देखते हैं।
एक सिंपल डेफिनेशन है SFAC एक्ट 2002 की, ये पूरे भारत में लागू किया गया है। ये कमेंस हुआ 21 जून 2002 को। कमेंस का मतलब है इट केम इनटू फोर्स ऑन 21 जून 2002। 21 जून 2002 को ये लागू किया गया है। इट इज इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लाइक अदर लॉज। भारत के लिए जो कोई भी कानून बनेगा सेंट्रल लेवल पे दैट विल बी इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और SFAC एक्ट को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। विल गो थ्रू एवरी सिंगल चैप्टर। जिस चैप्टर को हम ब्रीफली कर सकते हैं वो ब्रीफली करेंगे, जहां पे डिस्कशन जरूरी है उसको हम डिटेल में करेंगे। तो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में एक शॉर्ट टाइटल है। शॉर्ट टाइटल का मतलब है SFAC की फुल फॉर्म, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। उसकी कमेंसमेंट ये लागू कब किया गया? तो ये लागू किया गया 21 जून 2002 को। बाकी इसमें कुछ डेफिनेशंस या कुछ कंसेप्ट्स कवर है जो ऑलरेडी हमने कवर किए हैं एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। चैप्टर 2 SFAC एक्ट का ARCs के साथ डील करता है, इनके रेगुलेशन के साथ डील करता है। हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें ARC बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एसेट टेक ओवर करती है, क्वालिफाइड बायर से पैसा रेज करती है और क्वालिफाइड बायर्स को पीरियोडिक रिटर्न देती है। तो इस प्रोसेस में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सम इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है। और जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ देयर आर चांसेस करप्शन या फ्रॉड्स होंगे, इसलिए ARCs को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। सिंस ये पब्लिक मनी है या पब्लिक का पैसा है तो रेगुलेशन ARCs की बहुत जरूरी है। कभी भी किसी भी कंपनी को एग्जिस्टेंस में आना है तो उसको एक रेगुलेटरी के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी को कोई नई इंश्योरेंस कंपनी बनानी है, दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वैसे ही अगर किसी ARC को एग्जिस्टेंस में आना है, कहीं किसी को नई ARC बनानी है तो उसको RBI के साथ रजिस्टर करना है और RBI से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है। कुछ कंडीशंस है जो RBI ने इशू की हैं बिफोर रजिस्टरिंग इन ARC। उनके नेट ऑन फंड्स शुड नॉट बी लेस देन 100 करोड़ ऑफ रुपीस। नेट ऑन फंड्स का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट ऑन फंड्स। इट शुड नॉट बी लेस देन 100 करोड़ ऑफ रुपीस। या जो भी ARC की संपत्तियां हैं और जो देनदारियां हैं, संपत्तियों में से देनदारियों को माइनस करके जो राशि बचेगी दैट शुड बी ग्रेटर देन, या वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन होगी तभी वे अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एसेट टेक ओवर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे ARC को पिछले 3 सालों में 3 फाइनेंशियल ईयर्स में लॉस नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर ARC लॉस में है तो कोई भी क्वालिफाइड बायर इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में ARC कोई भी एसेट टेक ओवर नहीं कर पाएगी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से। तो मोटी मोटी बात है ARC प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में हमने देखा ARC एसेट टेक ओवर करती है, पैसा रेज करती है क्वालिफाइड बायर से और जो एसेट है उसको रियलाइज करती है या उसको रिकवर करती है और क्वालिफाइड बायर्स को रिटर्न देती है पीरियोडिकली। उसके लिए ARC के पास एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए और जो डायरेक्टर्स है ARC के, उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैटर्स में, फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन में। तो कोई भी डायरेक्टर है वो मॉरली करप्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली जब इतना पैसा इन्वॉल्व है तो द लीडर हैज टू बी ऑनेस्ट। कहा जाता है कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स ऑन इट्स लीडर। अगर लीडर करप्ट है तो इंस्टीट्यूशन करप्ट है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर्स शुड बी ऑनेस्ट and they should not be involved in any case of corruption or fraud. The sponsor of an ARC is a fit and proper person. Fit and proper person criteria RBI ने इशू किया है, जिसमें कि RBI कुछ नॉर्म्स इशू किए हैं। वो नॉर्म्स सेटिस्फाई होने चाहिए अगर किसी कंपनी को ARC को स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर का मतलब है वो कंपनी जो ARC में 10% से ज्यादा शेयरधारक है, उसमें उसका स्टेक 10% से ज्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने RBI की वेबसाइट से लिया है। ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन स्पॉन्सर कंपनी को भरनी है। इसमें इंफॉर्मेशन जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, बैकग्राउंड, ITR, पैन, टैम, ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये पार्ट भी है जिसमें स्पॉन्सर कंपनी को ये इंफॉर्मेशन भी देनी है, इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं।
और ये पार्ट सी है। इन जनरल ये सिंपल इंफॉर्मेशन है जो स्पॉन्सर कंपनी को आरबीआई को देनी है, जिसमें ये प्रूव करना है कि वी आर नॉट मॉरली करप्ट या वी आर प्रॉफिटेबल कंपनीज, वी आर लॉ अबाइडिंग कंपनीज, और हम किसी ऐसे केस में इन्वॉल्व नहीं है जिससे हमारी रेपुटेशन खराब हो, या पढ़ सकते हैं। और एआरसी को इन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना है। Every ARC should obtain prior approval of the RBI for any substantial change in its management. For example, ARC चाहती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज किया जाए तो आरबीआई की परमिशन चाहिए, या उसका एड्रेस चेंज किया जाए रजिस्टर्ड ऑफिस का, उसके लिए परमिशन चाहिए आरबीआई की। अगर नाम चेंज करना है तब भी परमिशन चाहिए आरबीआई की। सब्सटैंशियल चेंज इन मैनेजमेंट से हम समझते हैं, हम एग्जांपल समझेंगे स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन से। स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो एआरसी में 10% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है। अब सपोज स्पॉन्सर कंपनी चाहती है कि मैं अपना स्टेक बेचूं और मैं अपना पैसा वापस ले लूं। ऑब्वियसली स्पॉन्सर कंपनी अपना स्टेक किसी और को बेचेगी, लेकिन सिंस मैंने पहले भी कहा यहाँ बहुत पैसा इन्वॉल्व है, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, तो आरबीआई को ये मेक श्योर करना है जो भी मैनेजमेंट संभाले दे शुड बी मॉरली अपराइट। कोई करप्ट बंदे के पास इसकी मैनेजमेंट ना जाए। तो इसलिए अगर आपको कोई मैनेजमेंट चेंज करनी है, यू हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए। जब नई कंपनी एआरसी की मैनेजमेंट संभालेगी, वो वैसे ही अपनी इंफॉर्मेशन वही फॉर्म एबीसी जो हमने अभी देखा वो सबमिट करेगी आरबीआई के साथ, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बताएगी, अपना कंडक्ट बताएगी, वेदर लॉज कोई वायलेट तो नहीं किए वो बताएगी और टेक ओवर करेगी। दैट इज नॉट टू बी डन विदाउट द परमिशन ऑफ द आरबीआई। किन सूरतों में एआरसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है? जब वो बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना बंद कर दे, या तो कोई क्वालिफाइड बायर उस एआरसी में इन्वेस्ट करना बंद कर दे, या तो एआरसी आरबीआई के प्रोविजंस को वायलेट करे। तो दिस इज अ बिजनेस। ये तो बिजनेस, अगर एआरसी बिजनेस नहीं करेगी तो उसका लाइसेंस तो कैंसिल होगा, ये तो ऑब्वियस है। अगर एआरसी में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो वो एसेट कैसे टेक ओवर करेगी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से? और आरबीआई की कंप्लायंस के बिना तो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर आरबीआई के प्रोविजंस के साथ अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ लॉ एंड योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसिल्ड। अब जब आरबीआई कैंसिल करता है एआरसी का लाइसेंस, तो एआरसी अपील फाइल कर सकती है विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डे ऑफ द ऑर्डर। और अपील रिजेक्ट करने से पहले आरबीआई को एआरसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो देना है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई भी सुनवाई नहीं दे सकता है। मान लीजिए दूसरे पक्ष का कोई रीजन हो, टेम्परेली वो कंप्लाई नहीं कर सकता हो, फ्यूचर में कंप्लाई करेगा, या टेम्परेली उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हो तो फ्यूचर में कोई करेगा, या टेम्परेली उसने बिजनेस बंद किया हो तो फ्यूचर में वो करेगा। इसलिए दूसरे पक्ष को आरबीआई शुड नॉट टेक द डिसीजन। हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा एआरसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऐसे टेक ओवर करती है बाय इशूइंग बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स, और टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि म्यूचुअली एग्रीड होते हैं बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक एंड एआरसी। एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कोई एसेट ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा अपनी लैंड किसी को बेचता है या कोई एसेट बेचता है, तो स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है जब एक बंदा दूसरे बंदे को अपना एसेट ट्रांसफर करता है। लेकिन जब एआरसी किसी बैड डेट को या नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीदेगा, टेक ओवर करेगा, तो उसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है। ओनली इफ द एसेट इज टेक ओवर फॉर द पर्पस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन। अगर दूसरे पर्पस के लिए खरीद रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। जब एआरसी एसेट को टेक ओवर करती है तो माना जाता है कि अब एआरसी ही लेंडर है और सारे राइट्स जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थे वो ट्रांसफर हो गए एआरसी। अब एआरसी उसकी सिक्योरिटी की ध्यान रखेगा। अगर कोई उसके खिलाफ कोई सूट है
तो ARC इज अ पार्टी टू द सूट, जो भी एसेट है उसके ख्याल ARC रखेगा। अब ARC DRT में एप्लीकेशन फाइल करेगा या अपीलेट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करेगा कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जगह वो उनका नाम सब्स्टिट्यूट करे, ARC का नाम सब्स्टिट्यूट करे। अब ARC विल बी कॉल्ड एज ओरिजिनेटर। अगर जस्ट इन केस एक से ज्यादा DRTs में एक एसेट के खिलाफ केसेस चल रहे हैं तो ARC may file an application with appellate tribunal। ध्यान दीजिए, appellate tribunal के साथ ये अपील फाइल करेगा कि वो डायरेक्ट करे मल्टीपल DRTs को कि एक केस रिलेटेड टू पर्टिकुलर एसेट शुड बी ट्रांसफर टू ए सिंगल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। नोटिस टू ऑब्लिगर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सच ऑब्लिगर। ऑब्लिगर मतलब बोरोवर जिसने एक्चुअली लोन लिया था और जिसने अब डिफॉल्ट कर दिया है। जब ARC टेक ओवर करेगी एसेट को किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो कंसर्न रजिस्टरिंग अथॉरिटी लाइक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस देगी कि अब ये एसेट मेरे पास है, अब इस पे चार्ज मेरा है। और उसी होता है इनके सब कंपनीज, ये MCA की वेबसाइट पे दिखता है किस बैंक का किस कंपनी पे चार्ज है। अब ARC जब एसेट टेक ओवर करती है वो ऑब्लिगर को नोटिस दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। जब ऑब्लिगर को नोटिस जाएगा तो ऑब्लिगर अब पेमेंट ARC को करेगा। अगर ARC ने ऑब्लिगर को पेमेंट नहीं किया तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे एसेट टेक ओवर किया है ARC ने, वही पेमेंट रिसीव करेंगे एज ए ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ARC। ये हमने सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में देखा कि ARC जब एसेट टेक ओवर करेगी बैंक से तो पैसा कैसे रेज करेगी। दैट इज ऑलरेडी टेकन, ये ऑलरेडी हमने कर लिया कवर। अब जब भी कोई ARC एसेट टेक ओवर करेगी तो उसकी हर एक एसेट की एक अलग स्कीम बनेगी। उस स्कीम में ये बताया जाएगा कि ये एसेट कहां से खरीदा है, पैसे कैसे रेज किए हैं, कौन क्वालिफाइड बायर्स है, कितनी रिटर्न प्रॉमिस की गई है क्वालिफाइड बायर्स को। तो हर एसेट के लिए एक डिफरेंट स्कीम। फॉर एग्जांपल X, Y और Z तीन एसेट्स है ARC ने टेक ओवर किए हैं, तो X की अलग स्कीम होगी, Y की अलग स्कीम होगी, Z की अलग स्कीम होगी। तो दैट स्कीम्स, formulation of schemes for issuing security receipts in respect of every acquired asset to maintain different accounts in respect of each such scheme and every financial asset acquired out of investment made by QIB and ensure its realization along with the returns to QIB। अगर जो ऐसा टेक ओवर किया है उसको रियलाइज नहीं कर पाए, सपोज किसी रीजन से ARC उसको रिकवर नहीं कर पाए, तो QIBs holding not less than 75% of all the security receipts shall call a meeting and pass resolution। वो डिसाइड करेंगे कि अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे और द रेजोल्यूशन शैल बी बाइंडिंग ऑन द ARC। हमने अभी तक एसेट रिकंस्ट्रक्शन को डिटेल में नहीं देखा। जब भी कोई ARC एसेट टेक ओवर करेगी वो किस लिए करेगी, ताकि उस एसेट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि वो एसेट NPA होगा, वो NPA बन गया होगा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, इसलिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसको ARC को दे दिया। अब क्या मेजर्स हैं ARC के पास उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। सपोज एक कंपनी है, उसके 5 प्लांट है, अब वो NPA हो चुकी है, बैंक के लिए वो बैड डेट हो चुकी है और ARC ने उसको टेक ओवर कर लिया, उसके लोन को टेक ओवर कर लिया। अब ARC इवैल्यूएट करेगी कि मैनेजमेंट में अगर दूसरे बंदे बिठाए जाए ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, या अगर हम ही इसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर करेंगे तो हम इस कंपनी को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। दूसरा, सपोज उस कंपनी के 5 प्लांट है, तो ARC इवैल्यूएट करेगी कि एक प्लांट को बेच के अगर हम उसका डेट खत्म कर दें तो ये कंपनी को हम वापस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। जब भी कोई कंपनी लोन लेती है तो उसको हर मंथली EMI देनी है, इंटरेस्ट देना है, इररिस्पेक्टिव वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो ARC इवैल्यूएट करेगी वेदर कुछ पार्ट या उसका एक 5 में से 1 आउट ऑफ 5 प्लांट में अगर हम उसको सेल करें तो वो डेट खत्म हो सकता है कि नहीं। अगर उसे डेट खत्म हो सकता है तो ARC उसको बेचेगी, नहीं तो और कोई स्टेप लेगी।
अगर ईएमआईज को रीशेड्यूल किया जाए, अगर कंपनी को कोई मोरेटोरियम दिया जाए, फिर कंपनी दोबारा स्टार्ट हो सकती है कि नहीं है, ये भी इवैल्यूएट करेंगे। अगर हो सकती है तो कुछ मोरेटोरियम देंगे, 1 साल 2 साल के बाद उसकी पेमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर ऊपर स्टेप से कुछ नहीं होगा तो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखेंगे। ये अगला पार्ट है हमारा एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब है जो एग्रीमेंट था कि लीगल राइट दिया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोरोवर ने कि अगर मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो तुम मेरे एसेट्स ऑक्शन करके अपने पैसे वसूलना। तो एआरसी ऑक्शन करेगी एसेट्स को, पैसा वसूलेगी। सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोवर, कन्वर्जन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ डेट इनटू शेयर्स। मैंने आपको बोला जब भी डेट लेते हैं कोई कंपनी, उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी ही पड़ती है, इररिस्पेक्टिव कि वो प्रॉफिट में है कि नहीं है। एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड अगर हम शेयर्स देखें तो शेयर्स पे डिविडेंड तभी पे करेंगे जब कोई कंपनी प्रॉफिट में आती है, इसलिए उसमें मंथली ईएमआई कोई पे नहीं करनी है या कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही देना है। डिविडेंड तभी देना है जब कंपनी प्रॉफिट में होगी। तो एक और मेथड है, अगर उस डेट को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाए तब क्या कंपनी रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है, क्योंकि इस केस में मंथली ऑब्लिगेशंस नहीं रहेंगी कंपनी पे और कंपनी प्रेशर फ्री काम कर सकती है। तो दिस इज कॉल्ड एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन। अब कुछ अलग पॉइंट्स है। एआरसी कैन एक्ट एज एन एजेंट फॉर एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर रिकवरिंग द ड्यूज फ्रॉम द बोरोवर। एआरसी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसको क्यों बनाया गया है? ताकि बैंक अपने प्राइमरी फंक्शन जो लैंडिंग है उस पर फोकस कर सके, तो जो रिकवरी का पार्ट है वो एआरसी कर सके। तो एआरसी बैंक कैन अपॉइंट एआरसी एज एन एजेंट फॉर रिकवरिंग द ड्यूज फ्रॉम द बोरोवर। अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ बैंक के बीच में और सिक्योरिटाइजेशन या एआरसी कंपनी, कोई भी डिस्प्यूट हुआ एआरसी के बीच में या बैंक के बीच में या एआरसी या क्यूआईबी के बीच में, तो वो डिस्प्यूट सुलझाया जाएगा आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन। इसमें एक तीसरा बंदा बुलाया जाता है, वो दोनों के पक्ष सुनता है और डिसीजन देता है। बेसिकली सरफेसी ने सिविल कोर्ट्स को बिल्कुल बाहर रखा है, कोई भी बात कोर्ट्स में नहीं जाएगी। नो कोर्ट्स की इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है सरफेसी के अंदर। ये आरबीआई के पास पावर है टू डिटरमिन पॉलिसी एंड इशू डायरेक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड ओवरऑल इकोनॉमी, इनकम रिकग्निशन के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, प्रोविजन फॉर एनपीएस, कैपिटल एडिक्वेसी। इनकम रिकग्निशन है कि अगर कोई एसेट एनपीए होता है तो वेदर जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है वो आप अपने प्रॉफिट में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने में अलग टॉपिक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोविजन फॉर एनपीएस, कितना प्रोविजन करना है एनपीए, आरबीआई पॉलिसी बनाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी, कितनी कैपिटल होनी चाहिए आपको काम करने के लिए। और आरबीआई के पास पावर है टू कॉल स्टेटमेंट्स इन्फॉर्मेशन एंड टू कैरी आउट ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस ऑफ एआरसीज। एआरसी जब भी कोई काम करेंगे ऑब्वियसली उनका ऑडिट होगा, हर कंपनी का होता है। जब भी कोई कंपनी काम करती है उसका ऑडिट होता है, वेदर वो कंपनी इज इन लाइन विद द लॉज, इज इन लाइन विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आरबीआई विल कंडक्ट ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ एआरसीज। जब भी बैंक लोन देता है उसके बदले कोई सिक्योरिटी लेता है या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखा होता है, ताकि फ्यूचर में अगर बोरोवर डिफॉल्ट करेगा तो वो उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके या बेच करके अपना पैसा वसूलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जब बोरोवर को एनपी क्लासिफाई कर दिया जाता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर एक्शन लेता है अंडर सरफेसी एक्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट्स। ये हम स्टार्ट से कह रहे हैं, इसमें कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं है। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो क्रेडिटर है जिसने कोई सिक्योरिटी ली है लोन के बदले, ताकि अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो उस प्रॉपर्टी को बेच के बैंक अपना पैसा वसूल लेगा या क्रेडिटर अपना पैसा वसूल लेगा। दैट मीन्स द क्रेडिटर इज सिक्योर। एक नोटिस दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि अपनी लाइबिलिटीज इन फुल डिस्चार्ज करे विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ दिस नोटिस।
जब उसको नोटिस इशू हुआ 60 दिन के अंदर उसको कहा जाएगा कि पैसे पूरे के पूरे क्रेडिटर को वापस दो। अगर वो वापस नहीं देता है तो क्रेडिटर विल प्रोसीड एज पर द एक्ट, एज पर द सरफेसी एक्ट। नोटिस में जो भी नोटिस बोरो को दे रहा है उसमें डिटेल क्या होगी, कितना अमाउंट डिस्चार्ज करना है और कौन सा एसेट क्रेडिटर एनफोर्स करने वाला है। जब बोरोवर को नोटिस मिलता है तो बोरोवर रिप्रेजेंटेशन एक डाल सकता है बैंक के साथ, तो सिक्योर क्रेडिटर को 15 दिन के अंदर उस रिप्रेजेंटेशन का रिप्लाई करना है। बोरोवर को कोई टेम्पररी प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपना रीजन शो कर सकता है किस लिए वो एनपीए हो गया, तो बोरोवर कैन मेक ए रिप्रेजेंटेशन, तो सिक्योर क्रेडिटर को 15 दिन के अंदर रिप्लाई करना है। एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे देखिए, बोरोवर एट दिस स्टेज कैन नॉट गो टू डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। अभी बैंक ने खाली नोटिस दिया है 60 दिन का और बोरोवर ने एक रिप्रेजेंटेशन डाली है, बट इस टाइम अभी बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया है और बोरोवर डीआरटी में नहीं जा सकता है। क्योंकि बैंक ने कोई एक्शन ही नहीं लिया अभी तक, तो बोरोवर डीआरटी में क्यों जाएगा। तो ये याद रखिए, 60 दिन का नोटिस देगा बैंक कि 60 दिन के अंदर अपनी लाइबिलिटीज इन फुल डिस्चार्ज करो, नहीं किया तो हम सरफेसी एक्ट का यूज करेंगे। नोटिस में अमाउंट बताया जाएगा कितना डिस्चार्ज करना है और सिक्योर्ड एसेट टू बी एनफोर्स्ड। अगर बोरोवर चाहता है तो रिप्रेजेंटेशन डालेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ, उसका आंसर सिक्योर्ड क्रेडिटर को 15 दिन में देना है। और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि क्रेडिटर ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है तो बोरोवर एट दिस स्टेज he cannot go to DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। अब अगर बोरोवर फिर भी 60 दिन के नोटिस के बाद बोरोवर फेल होता है टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटीज इन फुल, सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास क्या रास्ते हैं, ये सेक्शन है इंपॉर्टेंट 13(4), इसको भी याद रखिए। क्रेडिटर पोजेशन लेगा, क्रेडिटर को तो अपने पैसे वसूलने हैं, तो पैसे वसूलने के लिए ऑक्शन करना है, ऑक्शन करने से पहले उसको एसेट की पोजेशन लेनी पड़ेगी। या तो मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकता है, ये हमने देखा एआरसीज करती हैं फॉर रिकंस्ट्रक्शन, फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, या अपॉइंट एनी पर्सन मैनेजर टू मैनेज द सिक्योर्ड एसेट्स द पोजीशन ऑफ व्हिच इज टेकन। ये हमने देखा एसेट्स, ये हमने देखा दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एआरसीज, एआरसीज एक्ट एज मैनेजर टू मैनेज द सिक्योर्ड एसेट्स द पोजीशन ऑफ व्हिच इज टेकन। तो यहाँ पे एआरसी अपना रोल प्ले करेगी। कई बार ऐसा होता है कि बैंक के पास जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो किसी और बंदे के पास होती है, या बोरोवर ने किसी और बंदे को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है, तो बैंक उस बंदे को नोटिस जारी कर सकता है कि वो पेमेंट करे अगेंस्ट दैट एसेट, नहीं तो बैंक अपनी सरफेसी के अंदर पावर्स यूज करेगा। अब जब बैंक ने प्रॉपर्टी की पोजीशन ले ली तो सारे राइट्स जो है प्रॉपर्टी में दैट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स, ऑब्वियसली तभी वो ऑक्शन कर पाएगा। अगर उसके पास पूरे राइट्स नहीं है प्रॉपर्टी पे तो वो ऑक्शन नहीं कर पाएगा। अगर बैंक ने पोजीशन ले ली है और बोरोवर सारी लायबिलिटीज डिस्चार्ज करता है इन फुल बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ ऑक्शन, द सिक्योर्ड एसेट्स शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ सेल। अगर बोरोवर पहले पूरे पैसे दे देता है ऑक्शन के नोटिस से पहले, तो क्रेडिटर वोंट गो फॉर द ऑक्शन। ये सिंपल पॉइंट है। अगर फाइनेंसिंग इज डन बाय 2 or more creditors, then agreement of not less than 60% creditors is required in terms of outstanding। अगर 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है, उसमें 3 बंदों ने फाइनेंस किया, 2 बंदों का 60% से ज्यादा है, 60 रुपए से ज्यादा है, तो वो 2 बंदे डिसीजन लेंगे और वो तीसरे बंदे पे भी बाइंडिंग होगा। अगर एआरसी ने कोई कंपनी टेक ओवर की है और उसने ट्राई की है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की, लेकिन फिर भी कोई आसार नहीं दिखे कि कंपनी रीस्टार्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, तो उसको लिक्विडेट किया जाता है। जब उसको लिक्विडेट किया जाएगा तो जो भी प्रोसीड्स, जो भी पैसे उससे मिलेंगे, उसको लिक्विडेट करके, उसको ऑक्शन करके वो पैसे बांटे जाएंगे एज पर 529A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ये सिंपली इंश्योर करता है कि वर्कमैन के जो ड्यूज हैं, जो वर्कमैन उस कंपनी में काम करते थे, जो लेबर उस कंपनी में काम करते थे, उनके ड्यूज उनको मिलने चाहिए, वर्कमैन के ड्यूज उनको मिलने चाहिए, उनके राइट्स फुलफिल होने चाहिए। अगर प्रॉपर्टी ऑक्शन करके या कंपनी लिक्विडेट करके भी क्रेडिटर को अपना पैसा पूरा नहीं मिला है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर डीआरटी में
केस दायर कर सकता है अगेंस्ट बोरोवर्स गारंटर्स इन पर्सन। इट विल आल्सो सेल द प्लेज्ड एसेट्स। सपोज किसने गारंटी दी है तो उसके अगेंस्ट भी अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा अपना पूरा वसूल नहीं हुआ है तो नाउ सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन गो आफ्टर द गारंटर्स। अब जब बैंक को पोजीशन लेनी है तो बैंक खुद ले सकता है पोजीशन, बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वहां कोई फ्रिक्शन हो या फिर कोई रेजिस्टेंस हो। तो क्रेडिटर क्या करेगा, अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उधर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अर्जी डालेगा, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अर्जी डालेगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे दिल्ली हो गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हो गया। टू हेल्प द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, क्रेडिटर रिक्वेस्ट करेगा कि एसेट की पोजेशन लें और जो भी साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स उनकी पोजेशन लें और बाद में बैंक को हैंड ओवर कर दिए जाए। Secured creditor files an application with district management, which is accompanied by an affidavit duly affirmed by the authorized officer of the secured creditor. एक authorized officer on behalf of the bank एक affidavit डालेगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ, जिसमें वो बताएगा कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, कितना लोन दिया गया था और आज की डेट में कितना क्लेम है बैंक का, कितना ओवरड्यू है, कितना बैलेंस है अकाउंट में जो बोरोर को पे करना है बैंक को। और बोरोर ने वो सारे कागज साइन किए हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि बैंक के पास लीगल राइट है उस सिक्योरिटी पे इन केस ऑफ डिफॉल्ट, और बैंक होल्ड्स वैलिड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। वही जो कागज है जो सपोर्ट करते हैं लीगल क्लेम को बैंक के उस बोरोर की प्रॉपर्टी पे, क्योंकि बोरोर ने अब डिफॉल्ट कर दिया है और बैंक उसको ऑक्शन कर सकता है। क्लेम ऑफ द बैंक इज विद इन इट्स लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड है मतलब है कि टाइम पीरियड विद इन विच द कागज है मॉर्गेज के दे कैन बी एनफोर्स्ड। एक टाइम पीरियड होता है विद इन विच कागज वैलिड रहते हैं। एक टाइम पीरियड के बाद कागज वैलिड नहीं रहते तो बैंक अपना क्लेम इन्फोर्स नहीं कर सकता है। तो बैंक को ये मेक श्योर करना है, सरफेसी एक्ट में जब एक्शन लेना है तो दे हैव टू मेक श्योर दैट पेपर्स आर विद इन इट्स लिमिटेशन पीरियड। अब उस एफिडेविट में क्रेडिटर क्या क्या डिटेल देगा, डिटेल्स ऑफ द सिक्योरिटीज ओवर विच इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, कौन सा एसेट है जिसके पास बैंक का लीगल राइट है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, बोरोर ने डिफॉल्ट कर दिया है, कि अकाउंट को बैंक ने एनपी क्लासिफाई कर दिया है, कि 60 दिन का नोटिस भी सर्व कर दिया गया है टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी इन फुल, और जो रिप्रेजेंटेशन डाली थी बोरोर ने उसका भी रिप्लाई कर दिया गया है, और उसकी रीजन नॉन एक्सेप्टेंस की, या तो उसकी रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। अगर रिजेक्ट होगी तो उसके रीजंस दिए जाएंगे और एफिडेविट में लिखा जाता है कि उसके रीजंस भी बोरोर को कम्युनिकेट कर दिए गए हैं। और अभी तक बोरोर हैज नॉट मेड एनी पेमेंट एंड बैंक इज ऑथराइज्ड टू टेक द पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट व्हेन द रूल्स ऑफ द एक्ट हैज बीन कंप्लाइड विद। सफिशिएंट एक्ट के सारे रूल्स कंप्लाई कर दिए गए हैं। अब जो एफिडेविट में फैक्ट्स है, जो डिटेल्स बैंक ने दी है, मैजिस्ट्रेट विल सेटिस्फाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ और ऑर्डर पास करेगा विद इन 30 डेज ऑफ दिस एप्लीकेशन। जब से एफिडेविट फाइल की गई है विद इन 30 दिन के अंदर ये ऑर्डर पास करेगा, जिसको एक्सटेंड कर सकता है बाय अनदर 30 डेज बट नॉट एक्सीडिंग एग्रीगेट ऑफ 60 डेज। 60 दिन के ऊपर नहीं जाना चाहिए ये प्रोसेस। तो मैजिस्ट्रेट में ऑथराइजेस सबऑर्डिनेट्स, और किसी को भी बोल सकता है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को कि एसेट्स के और उसके डॉक्यूमेंट्स को इनकी पोजेशन ली जाए और उन एसेट्स और डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर्ड क्रेडिटर को हैंड ओवर किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैजिस्ट्रेट एक्शन लेता है इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, इन परसुएंस ऑफ सरफेसी एक्ट 2002, जो ऑर्डर पास करता है पोजेशन के लिए, ये कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। दिस इज फाइनल। अब इन केस एआरसी ने मैनेजमेंट को टेक ओवर किया है, जब बोरोर को एनपीए क्लासिफाई किया तो बैंक के पास ऑप्शन है कि उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखा। तो जब एआरसी मैनेजमेंट को टेक ओवर करती है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने नोटिस देना है 2 न्यूज़पेपर्स में, एक इंग्लिश में और एक इंडियन लैंग्वेज में, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, ऑफ दैट एरिया वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द बोरोर इज लोकेटेड। जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होगा बोरोर का, उस जगह या उस डिस्ट्रिक्ट में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में नोटिस देना है कि हमने इसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर किया है। और एआरसी या क्रेडिटर
अपॉइंट करेगा एज मेनी पर्सन, जितने भी बंदे उसको लगता है कि इस कंपनी को चलाने के लिए जरूरी है। अगर कंपनी होगी तो डायरेक्टर्स। कंपनी एक लीगल एंटिटी है जिसको चलाया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसलिए कंपनी के केस में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, और कोई और केस है जैसे पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, उसके केस में एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऑन पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस, जो पहले डायरेक्टर्स थे उनको माना जाता है कि अब वो ऑफिस में नहीं है एंड दे आर रिलीव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन केस ऑफ कंपनी। कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था मैनेजमेंट के साथ, कोई भी प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर प्रायर टू द टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट के साथ टर्मिनेट किए जाते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन जहां पे एनपीए क्लासिफाई कर दिया गया है। तो जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे वोंट बी executed from now on, and now the management is being taken over by the creditor or ARC. जब सिक्योर क्रेडिटर ने उसको टेक ओवर किया, उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर किया, जो पुराने डायरेक्टर्स हैं फॉर द टाइम बीइंग दे वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट द पावर्स एज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कैसी कंपनी काम करेगी, इंटरनल फंक्शन, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स या आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन डिस्क्राइब करता है। शेयर होल्डर्स को भी कोई पावर नहीं होगी डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए अनलेस ऑथराइज्ड बाय द सिक्योर क्रेडिटर। आफ्टर द सिक्योर क्रेडिटर हैज रियलाइज्ड ऑल इट्स ड्यूज, सिक्योर क्रेडिटर मे रिस्टोर द मैनेजमेंट टू द बोरोवर। ये सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर क्रेडिटर ने अगर बोरोवर ने सारे पैसे दे दिए क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर उसकी मैनेजमेंट वापस बोरोवर को हैंड ओवर करेगी। इफ द सिक्योर क्रेडिटर हैज कन्वर्टेड इट्स डेट इनटू शेयर्स विद कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, such secure creditor is not liable to restore the management of the business. हमने ऑलरेडी देखा कि डेट को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं so as to relieve the company from the monthly obligations या monthly installments, और for the time being, और कंपनी को तभी डिविडेंड देना है जब उसका प्रॉफिट आएगा। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो डिविडेंड नहीं देना है। पर डेट के केस में इंटरेस्ट आपको मंथली पे करना है, ईएमआई आपको मंथली पे करनी है। बट अगर सिक्योर क्रेडिटर अपना डेट को शेयर्स में बदलता है तो कंट्रोल ही, क्योंकि उसका स्टेक ज्यादा हो जाएगा, सिक्योर क्रेडिटर विल बी कंट्रोलिंग द कंपनी, तो उस केस में सिक्योर क्रेडिटर मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर भी सकता है, बोरोवर को नहीं भी कर सकता। बट इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन द सिक्योर क्रेडिटर टू रिस्टोर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस टू द बोरोवर। और डायरेक्टर्स को, जो डायरेक्टर्स वकेट कर दिए गए, जो डायरेक्टर्स रिलीव कर दिए गए, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। जब भी बैंक पोजीशन लेगा ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होगा। तो कोई भी बंदा इंक्लूडिंग बोरोवर may file an application with DRT, Debt Recovery Tribunal, against the action taken by the secured creditor. जब सिक्योर क्रेडिटर ने पोजीशन ली उसके बाद कोई भी बंदा डीआरटी में जा सकता है, कह सकता है कि क्रेडिटर ने जो भी एक्शन लिया है वो अनफेयर है, नॉट एज पर द सरफेसी एक्ट है। विद इन 45 days ऑफ दिस एक्शन, विद इन 45 days ऑफ टेकिंग द पोजेशन, सेक्शन 13(4), सेक्शन 13 clause 4 में देखा था, take possession of secured assets of the borrower, take over the management, appoint any person to manage the secured assets, require any time by notice in writing any person who has acquired the asset to make payment to the secured creditor. Borrower will file an application in that DRT whose jurisdiction is the cause of action arose, जहां पे भी बैंक ने क्रेडिटर ने पोजीशन ली है वहां पे, या जहां पे सिक्योर्ड एसेट लोकेट करता है वहां पे, जिस जगह भी सिक्योर्ड एसेट होगा वहां पे पास में डीआरटी जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो जगह आती है, तो वहां पे फाइल कर सकता है एप्लीकेशन। या तो ब्रांच और एनी अदर ऑफिस ऑफ द बैंक इज मेंटेनिंग एन अकाउंट इन विच ब्रांच और एनी अदर ऑफिस ऑफ द बैंक इज मेंटेनिंग एन अकाउंट इन विच द डेट क्लेम इज आउटस्टैंडिंग फॉर द टाइम बीइंग। डीआरटी सारे फैक्ट्स को इवैल्यूएट करेगा और देखेगा प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट को फॉलो किया गया है लेटर एंड स्पिरिट की नहीं। अगर नहीं तो पोजीशन को रिस्टोर किया जाएगा बोरोवर को, अगर हाँ तो सिक्योर क्रेडिटर हैज अ राइट टू टेक रिकोर्स। यही वो ऑप्शन कर सकता है, आगे प्रोसेस के साथ बढ़ सकता है। जो अगर ऐसा केस है कि बोरोवर ने जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी की है या प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है वो टेनेंट्स को दिया हुआ है, अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ टेनेंट्स है, या उसको लीज पे दिया है। ऑल्दो बैंक अलो नहीं करता है वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना जो टेनेंट्स के पास हो या लीज पे दी गई हो, लेकिन अगर फिर भी ऐसा केस है तो जब बैंक पोजेशन लेता है तो उन बंदों को भी उससे, वो बंदे भी बैंक के एक्शन से इम्पैक्ट होते हैं, वो भी अग्रीव्ड पार्टी बनते हैं, तो वो बंदे भी डीआरटी जाएंगे, अपने फैक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और डीआरटी शेल फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इससे पहले बैंक सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स करे अपना, डीआरटी इन फैक्ट्स को चेक करेगा।
कि वेदर लीज और टेनेंसी एक्सपायर हो चुकी है या अभी तक है। अगर है तो DRT विल रूल इन फेवर ऑफ दोज टेनेंट्स या लीज होल्डर लेसी। दूसरा, अगर इट इज कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 65A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। मैंने पहले कहा कि बैंक वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करता है जो बोरोवर के ऑक्यूपेशन में नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर बोरोवर आफ्टर मॉर्गेज उसको टेनेंट्स को देना चाहता है या लीज करना चाहता है तो कुछ समय के लिए बैंक अलाउ करता है, लाइक 6 महीने, कम से कम अवधि 6 महीने है और ज्यादा से ज्यादा 3 साल। और अंडर सेक्शन 65A जो बोरोवर है 3 साल से ज्यादा, जब 3 साल हो गए उसको उस लीज को रिन्यू नहीं कर पाएगा या उस टेनेंट के एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं कर पाएगा। अगर 65A वायलेट होती है तो DRT विल फेवर इन फेवर ऑफ द बैंक या सिक्योर्ड क्रेडिटर। वो खाली 3 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी लीज पे या टेनेंट्स को दे सकता है एज अ केस में भी, या 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, पर उससे ज्यादा नहीं। तीसरा, when it is contrary to the terms of the mortgage, DRT obviously will rule in favor of creditors, secured creditor। अगर पहले ही मॉर्गेज में लिखा है कि प्रॉपर्टी हमेशा बोरोवर के कब्जे में रहनी चाहिए, लेकिन आफ्टर मॉर्गेज अगर बोरोवर उसको किराएदार को देता है तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द मॉर्गेज, तो DRT विल रूल इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। और ये 4th पॉइंट है, अगर लीज क्रिएट हुई है आफ्टर द इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ डिफॉल्ट बाय क्रेडिटर, द सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो वो सीधे नल एंड वॉइड है। ऑब्वियसली जब बैंक नोटिस इशू कर रहा है कि वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स करेगा, उसके बाद अगर बोरोवर टेनेंट को देता है, दैट मींस इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग टू, द बोरोवर इज ट्राइंग टू क्रिएट फ्रिक्शन, ट्राइंग टू क्रिएट, वो डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जब भी अगर प्रॉपर्टी टेनेंट्स के कब्जे में है या लीज पे है तो ऑब्वियसली उसको कोई भी खरीदेगा नहीं, उसका कोई खरीदार नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें जमेले हैं, जिसमें पंगे हैं। तो इसलिए हमेशा बैंक वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है जो बोरोवर के कब्जे में होती है। DRT shall complete the process within 60 days of such application and cannot extend it beyond 4 months। 60 दिन के अंदर करना है, 4 महीने से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई डिले होता है 4 महीने के बाद भी तो एप्लीकेशन में बी फाइल्ड विद appellate tribunal requesting appellate tribunal to direct DRT to expedite the process। DRT appellate tribunal को कहा जा सकता है कि DRT को डायरेक्ट करे कि प्रोसेस थोड़ा तेजी से करें। अगर कोई भी बंदा DRT के ऑर्डर से सहमत नहीं है, वो बंदा पर्सन में फाइल हिज एप्लीकेशन विद DRT, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, may file his application with DRT, debt recovery appellate tribunal within 30 days from the receipt of the order of DRT। उसके लिए फीस है 50% of the outstanding as claimed by secured creditor। यहाँ DRT उसको फीस को रिड्यूस कर सकता है, 25% तक ला सकता है ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बोरोवर। इसका मतलब है अगर 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है तो जो भी एग्रीड पार्टी है उसको 50 रुपए पहले जमा करने पड़ेंगे। एक्चुअली 100 और 50 नहीं होता, ये करोड़ों का अमाउंट होता है। ये इतना अमाउंट इसलिए रखा गया है कि कोई फ्रिवलस कंप्लेंट्स या फ्रिवलस अपील्स ना हो, इनको अवॉइड करने के लिए इतना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और वो वही करेगा जो जेन्युइन होगा। जो DRT का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, DRT का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं या प्रोसेस को थोड़ा लंबा खींचना चाहते हैं, वो ये अमाउंट नहीं भरेंगे। चैप्टर 4 है सेंट्रल रजिस्ट्री, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये है सरसाई। सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर सरसाई बना दिया गया है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अभी और डिस्कस करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। तो हम क्विकली देखेंगे क्या प्रोविजन है चैप्टर 4 में। एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी, डेटा बेस बनाया जाएगा जिसमें सारी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के रिलेटेड उसमें दर्ज की जाएंगी। जो भी आज तक रजिस्ट्रेशन सिस्टम से वो सारे इंटीग्रेट किए जाएंगे सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ। फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी एक्ट में है, पेटेंट्स एक्ट में है या और किसी एक्ट में है, कोई भी रिकॉर्ड्स है दैट विल बी इंटीग्रेटेड विद सेंट्रल रजिस्ट्री, दैट इज सरसाई। इसमें पावर्स दिए गए हैं रेगुलेट करने के RBI को, सेंट्रल रजिस्ट्री को रेगुलेट करेगी RBI। ये रजिस्टर है, हमने देख लिया है
ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जब भी कोई क्रेडिटर अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट उसके साथ दर्ज करेगा, अगर कल को उसमें कोई मॉडिफिकेशन होती है वो इसमें दर्ज करनी है। ARC और सिक्योरिटी क्रेडिटर टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अगर बोरोवर ने सारा कर्जा चुका दिया तो जो भी एंट्री सिक्योरिटी इंटरेस्ट की है वो हटानी है सरसाई से, उसको सेटिस्फाई करना है। और कोई भी बंदा बिजनेस आवर्स में थोड़ी सी फीस देके इन एंट्रीज को देख सकता है। कोई भी बंदा अपने रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकता है, बस उसके लिए थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ेगी। राइट टू इंस्पेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांजैक्शंस। इसमें कोई भी बंदा बिजनेस आवर्स में ये एंट्रीज देख सकता है। चैप्टर 4 का एक भाग है, चैप्टर 4A 4A। यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी क्रेडिटर अदर देन सिक्योर क्रेडिटर एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट क्रिएशन, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएशन या इनको दर्ज कर सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट का क्लेम है तो वो भी सरसाई में दर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बोरोवर की जगह पे बिजली का कनेक्शन लगा है और उसने बिजली के पैसे अभी भुगतान नहीं किया है, तो गवर्नमेंट भी अटैचमेंट ऑर्डर ले सकती है कोर्ट से उस बिजली, ताकि वो बोरोवर बिजली का भुगतान करे। और गवर्नमेंट भी अपना क्लेम उस प्रॉपर्टी पे दर्ज कर सकती है सरसाई के साथ। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी अपना क्लेम इस सरसाई में दर्ज कर सकते हैं। हाउएवर, अंडर सरफेसी एक्ट इट इज ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो अपना इंटरेस्ट एनफोर्स कर सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई क्रेडिटर अपना चार्ज रजिस्टर करता है सरसाई के साथ, जो भी पहले करेगा उसका क्लेम पहले सेटिस्फाई होगा। इट इज लाइक ए पब्लिक नोटिस। एक क्रेडिटर पब्लिक नोटिस देता है कि मैंने इस बोरोवर को इसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इतना लोन दिया है, तो मेरा चार्ज इस प्रॉपर्टी पे फॉर दैट सम ऑफ अमाउंट है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर सरसाई में अपना चार्ज रजिस्टर नहीं किया है तो क्रेडिटर का कोई क्लेम भी नहीं बनता है। क्रेडिटर अपना सिक्योरिटी इन्फोर्स नहीं कर सकता है। सिक्योरिटी तभी इन्फोर्स करेगा जब सरसाई में एंट्री होगी, सेंट्रल रजिस्ट्री में एंट्री होगी। और अंडर सरफेसी एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर सरफेसी एक्ट ओनली सिक्योर क्रेडिटर्स कैन इन्फोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय द पावर्स गिवन बाय सरफेसी एक्ट 2002। खाली सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग द पावर्स गिवन अंडर सरफेसी एक्ट 2002। चैप्टर 5 डील्स विद ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अगर कल को कोई बैंक है वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट रजिस्टर नहीं करता है, या सिक्योरिटी इंटरेस्ट मॉडिफाई होता है, उसकी मॉडिफिकेशन की एंट्री सरसाई में नहीं डालता है। सेटिस्फाई जब होता है तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट जब सेटिस्फाई होता है तब भी उसकी एंट्री सरसाई में नहीं डालता है। तो इससे बोरोवर को बहुत परेशानी आती है। फॉर एग्जाम्पल, वो सेटिस्फाई करने के बाद किसी और बैंक में जाएगा, बैंक जब सरसाई में सर्च करेगा कि इस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है, उसमें वो दिखाएगा कि प्रीवियस बैंक से जहां से बोरोवर ने लोन लिया था उसका चार्ज स्टिल अभी सरसाई में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो अभी सेटिस्फाई नहीं किया गया है, तो उसके लिए बैंक्स को पेनल्टी पड़ती है। वो पेनल्टी करीब 5,000 रुपए प्रतिदिन की होती है जब तक वो डिफॉल्ट चलता रहता है। सिंस आरबीआई जो है बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, तो सरफेसी एक्ट के अंदर जो भी पावर्स है दे आर गिवन टू रिजर्व बैंक। अगर रिजर्व बैंक की डायरेक्शन से कोई बैंक कंप्लाई नहीं करता है तो उसको पेनल्टीज मिलती हैं। पेनल्टीज जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। अब आरबीआई कोई पेनल्टी लगाता है और बैंक कहता है कि ये पेनल्टी गलत है, तो अब एडजुडिकेशन की पावर भी आरबीआई के साथ है। आरबीआई कुछ ऑफिसर्स को डेजिग्नेट करता है एज एडजुडिकेटिंग बॉडी। वो अपने डिसीजन सुनाएंगे वेदर की जो पेनल्टी बैंक पे लगी है वो ठीक है कि नहीं है। अगर बैंक को लगता है कि एडजुडिकेटिंग बॉडी ने फिर डिसीजन गलत बताया तो बैंक अपील कर सकता है अगेंस्ट दिस पेनल्टीज। अपीलेट अथॉरिटी में अपनी अपील दायर कर सकता है। वो अपीलेट अथॉरिटी भी आरबीआई द्वारा अपॉइंटेड होती है। आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड अपीलेट अथॉरिटी को नियुक्त करता है और वो रिव्यू करता है जो जजमेंट एडजुडिकेटिंग बॉडी ने सुनाई है ऑन पेनल्टीज। अगर उसको लगता है कि वो सही है तो वैसा ही रहेगा, नहीं है तो अकॉर्डिंगली अपनी सुनवाई सुनाएंगे वो। सरफेसी एक्ट 2002 का लास्ट चैप्टर 6। सरफेसी एक्ट 2002 के प्रोविजन कहां अप्लाई नहीं है। सरफेसी एक्ट के प्रोविजन वहां एप्लीकेबल नहीं है जहां पे कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिसमें
जहाँ पे बोरोवर ने लैंडर को कोई ऐसा राइट नहीं दिया है कि अगर बोरोवर कल को डिफॉल्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर सकता है, बेच सकता है। पहला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के अंदर कोई गुड्स बेचे जाते हैं तो उस पर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। प्लेज ऑफ मूवेबल्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं है। या एनी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वहाँ पे सरफेसी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे बोरोवर या बायर सेलर को कोई ऐसा लीगल राइट नहीं देता है कि इनकेस अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसकी प्रॉपर्टी को वो ऑक्शन करे और अपना पैसा वसूले। थर्ड, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी एयरक्राफ्ट एज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। हमने पहले भी ये देखा, बैंक वही प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है जो बैंक की, जो बोरोवर की पोजीशन में होती है। इस केस में एयरक्राफ्ट मोस्टली लीज पे होते हैं, तो दिस इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन टू बी कवर्ड अंडर सरफेसी एक्ट 2002। और ये भी कह सकते हैं एयरक्राफ्ट, मैक्सिमम एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जहाज जो होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो इंटरनेशनल लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं। चौथा है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी वेसल, वेसल समुद्री जहाज जो इंटरनेशनल वाटर्स पे चलते हैं, जो एक देश से कार्गो लेते हैं दूसरे देश में पहुंचाते हैं, तो उस पर भी सरफेसी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? ये सेम रीजन है एयरक्राफ्ट की तरह, वेसल भी मोस्टली लीज पे होते हैं, तो इन पे भी सरफेसी एक्ट 2002 एप्लीकेबल नहीं है। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, अगर वहां 1 लाख से नीचे आउटस्टैंडिंग बचा है तो वहां पे भी सरफेसी एक्ट 2002 एप्लीकेबल नहीं है। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर लैंड, आप सोचिए अगर बैंक एग्रीकल्चर लैंड की पोजीशन लेगा, सपोज बोरोवर ने डिफॉल्ट किया और बैंक ने एग्रीकल्चर लैंड की पोजीशन ली, उसका कोई खरीदार नहीं आएगा। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लैंड की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर लैंड जो है इट इज ए प्रायोरिटी सेक्टर, उसको कमर्शलाइज करना अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड को कोई भी कमर्शियल पर्पज के लिए बेच नहीं सकते हैं, तो इसलिए सरफेसी एक्ट 2002 इस पे एप्लीकेबल नहीं है। एनी केस इन विच द अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट देयरऑन, अगर 20% से कम आउटस्टैंडिंग रहता है तो वहां पे भी सरफेसी एप्लीकेबल नहीं है। अगर बैंक ने 100 रुपये लोन दिए हैं तो 85 रुपये बोरोवर ने पे कर दिया है वापस, तो 15 रुपये आउटस्टैंडिंग पे सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा।